नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कहते हैं आप लोग, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त मेहनत कर रहे होंगे और चाय की चुस्कियां भी ले रहे होंगे। जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से मेहनत करते रहिए। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी और वो दिन होगा यूपी पुलिस का जब रिजल्ट आएगा तब। इसलिए आप मेहनत करते रहिए। दोस्तों, आज के विषय में जो हमारी चर्चाएं होने वाली हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हम जानने वाले हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि महान्यायवादी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो महान्यायवादी की बात करते हैं। महान्यायवादी की बात करते हैं तो ये जो महान्यायवादी होता है भारत का, तो ये जो भारत का महान्यायवादी होता है एक कौन होता है? तो ये होता है सरकार का, जो केंद्र सरकार होती है ना, उसका सर्वोच्च विधिक कानून सलाहकार होता है। यानी कि कह सकते हैं लीगल एडवाइजर के रूप में यदि आप देखें तो सरकार का जो विधिक सलाहकार होता है, कानून सलाहकार होता है, वो यही होता है। दूसरी बात करते हैं, जब सरकार के ऊपर कोई केस वगैरह होता है या किसी भी तरह की सरकार को कोई परेशानी आती है, वे सारे काम कौन देखता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी देखता है। भारत के अटॉर्नी जनरल को देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी माना गया है, जो कि हमने पहले ही भी बता दिया है। और अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी होता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पहला वकील कह सकते हैं। तो केंद्र सरकार का पहला वकील अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में वो कौन होता है? जो भारत का महान्यायवादी होता है। मुझे लगता है कि यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया है वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान के जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वे कौन है? आर वेंकट रमन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ आर वेंकट रमनी की बात करते हैं तो ये है। और वेंकट रमनी जो है वो अगर आप देखें तो भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है दोस्तों। उनके पहले कौन थे? के वेणुगोपाल की बात करते हैं तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सके कि 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। तो 15वें अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा के वेणुगोपाल। और अगर आपसे 16वें या वर्तमान के पूछे जाते हैं तो आप इनका वेंकट रमनी का नेम आप बता दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो जो चीजें पूछी जा सकती हैं या जो पूछा जाता है उसको तो मैं बता ही देता हूँ। चलिए, अब इसी के साथ हमें आगे बढ़ लेना चाहिए। जैसा कि बात करते हैं इनके बारे में जो चर्चाएं की गई हैं आर्टिकल 76 में की गई है। यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जो चर्चाएं की गई है दोस्तों, वो की गई है दोस्तों आर्टिकल 76 में। अगर हम बात करें इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति की बात करते हैं। यानी कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही इनकी नियुक्ति करता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो, जैसे कि अभी द्रौपदी मुर्मू है, तो अगर आप देखें तो कोई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनता है तो फिर उसकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत की राष्ट्रपति वही करेंगे। द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं। ठीक है। और अगर आप देखें तो इसका जो कार्यकाल होता है फिक्स नहीं होता है, तो ये बातें भी ध्यान रखना। इसका जो कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। ठीक है। तो फिर कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल की बात करते हैं तो जब तक क्या होता है सरकार रहती है, जैसे अभी केंद्र सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, जब तक केंद्र सरकार की कार्यकाल रहता है या जब तक की केंद्र सरकार रहती है तब तक ये अपने पद पर रहते हैं। नहीं तो जब सरकार का कार्यकाल खत्म होता है तो उसी समय इनका भी कह सकते हैं कार्यकाल खत्म हो जाता है। क्या इन्हें सैलरी दी जाती है? तो नहीं, इन्हें सैलरी नहीं दी जाती है, बल्कि इनको पारिश्रमिक दिया जाता है। और कौन तय करता है पारिश्रमिक? तो ध्यान रखना, तय करता है राष्ट्रपति करता है। अर्थात जितना ये काम करेंगे उतना ही इन्हें पैसा मिलता है। ठीक है, जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलता है। और ये कौन तय करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ये बातें याद रखिएगा। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है? इनका पारिश्रमिक तय करता है। अब जैसा कि बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है यानी कि महान्यायवादी बनना है, तो महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता वो होनी चाहिए दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता होती है, वही योग्यता होती है। अगर आप देखें तो महान्यायवादी की भी होती है। तो महान्यायवादी की बात करते हैं तो अगर किसी को महान्यायवादी बनना है तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की पात्रता होती है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता होती है, वही योग्यता होनी चाहिए इनके पास भी। तो वही व्यक्ति
या उस व्यक्ति के पास होने चाहिए तो वो व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को महान्यायवादी बनना है भारत का, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है, तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। अगर इनके बारे में हम बात करते हैं, अगर इनके बारे में हम बात करते हैं तो ये अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं, अगर इनका मन करता है त्याग पत्र देने का, तो अगर ये त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किसे दे सकते हैं, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया आर्टिकल 76 में क्या है इनके बारे में बताया गया है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्या इनको सैलरी फिक्स है, क्या इनकी सैलरी फिक्स है क्या, तो नहीं, इनको पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी कि जितना ये काम करते हैं उतना दिया जाता है पैसा, और ये तय कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्या इनका कार्यकाल भी फिक्स होता है, तो नहीं कार्यकाल फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि जब तक केंद्र सरकार रहती है तब तक क्या होता है, ये अपने पद पर बने रहते हैं। महान्यायवादी बनने के लिए अगर किसी के पास कोई योग्यता चाहिए तो योग्यता वही होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की योग्यता होती है। जिन लोगों को नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के जज बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, वे लोग क्या करें, सुप्रीम कोर्ट के क्या करें, एक तरह से वीडियो देख लें, ठीक है। नहीं तो चलो मैं ही बता देता हूँ, बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं कि सर अगर आप बता देते तो हमें ज्यादा परेशानी ना होती है। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर वो क्या होना चाहिए कि कम से कम 5 साल तक वो हाई कोर्ट का जज रहा हो। तो अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, व्यक्ति कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, या उसने क्या किया हो कि 10 वर्ष तक वकीली किया हो, हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक उसने वकीली किया हो, तब फिर क्या हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। या राष्ट्रपति के मत में क्या हो, वो अच्छा न्यायविद हो, यानी कि कानून का जानकार हो, तब वो क्या बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, व्यक्ति हाई कोर्ट का जज रहा हो 5 सालों तक, हाई कोर्ट में जज रहा हो 5 साल तक, या तो फिर क्या होना चाहिए कि 10 वर्षों तक उसने वकीली किया हो हाई कोर्ट में, या तो फिर राष्ट्रपति के नजर में वो बहुत अच्छा कानून का जानकार होना चाहिए, यानी कि न्यायविद होना चाहिए, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, तो अगर किसी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है तो उसके पास भी यही योग्यता होनी चाहिए। तो अगर वो अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति को दे सकता है। एक अतिरिक्त जानकारी याद रखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन ए है, यानी कि अतिरिक्त जानकारी में याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा है, लेकिन मैं अपने तरीके से बता देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे कि जो महान्यायवादी होता है ना, अगर वो चाहे दोस्तों, अगर वो चाहे संसद में बैठना चाहता है, यानी कि संसद में, संसद का मतलब लोकसभा या राज्यसभा में बैठना चाहता है तो वो बैठ सकता है, यानी कि वो लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकता है, उसे बैठने का अधिकार है। क्या करने का अधिकार है, तो उसे बैठने का अधिकार है, ठीक है। बैठने का अधिकार की बात करते हैं तो उसे बैठने का अधिकार है। साथ ही साथ यदि आप देखें तो उसे ये भी अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, ठीक है। तो अपनी बात की बात करते हैं तो अपनी बात रख सकता है, ठीक है। अगर किसी भी तरह से उसे लगता है तो अपनी बात रख सकता है, ठीक है। या उसे लगता है कोई सुझाव देना चाहता है तो कोई सुझाव दे सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता है कि अगर कोई बिल एक तरह से लटका हुआ है तो उसमें वोट नहीं दे सकता है, मतलब किसी भी तरह के वोटिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो महान्यायवादी जो होगा वो संसद में बैठ सकता है, बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, सुझाव दे सकता है, सारे काम कर सकता है, लेकिन एक काम नहीं कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है, किसी भी तरह के बिल में, या कोई भी कह सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा से अगर कोई बिल पास हुआ है, ठीक है, या सॉरी लोकसभा या राज्यसभा में कोई बिल अटका हुआ है और अटका हुआ है, या किसी भी तरह से उसमें हाँ या ना में कोई जवाब देना है, वोटिंग की बात करते हैं, तो महान्यायवादी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ना तो वो ना तो लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक है। तो किसी भी बिल में वोट देने का अधिकार सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य को ही होता है, या तो अध्यक्ष या सभापति की बात करती है तो उनके पास ही अधिकार होता है, ना कि महान्यायवादी के पास होता है। तो ध्यान रखिएगा महान्यायवादी क्या नहीं कर सकता है, तो वोट नहीं दे सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ। तो अगर आप देखें तो अभी तक जो हमारी चर्चाएं हुई हैं वो हुई है महान्यायवादी के बारे में। आइए हम लगे हाथ ये भी देख लेते हैं, जो महाधिवक्ता होता है, जिस तरह से
भारत सरकार के पास एक महान्यायवादी होता है, उसी तरह से यदि आप देखें तो जो राज्य सरकार होती है उनके पास भी एक महाधिवक्ता होता है दोस्तों। ठीक है, तो एडवोकेट ऑफ द एडवोकेट या स्टेट एडवोकेट जनरल उसे कहा जाता है। इसके बारे में किस आर्टिकल में चर्चा की गई है, तो वह आर्टिकल 165 में चर्चा की गई है। ठीक है, महाधिवक्ता के बारे में। तो ये कौन होता है, तो ये जो होता है राज्यों के सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, यानी कि कह सकते हैं राज्य सरकार का वकील ये होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगर हम इसके बारे में देखें तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ध्यान रखिएगा इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो लिख लीजिए कि जो जो महाधिवक्ता होता है इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। हाँ, ये बातें ध्यान रखिएगा। और जो महान्यायवादी होता है, मैंने आपको बताया है महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन महाधिवक्ता की बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। क्या इसका कार्यकाल फिक्स होता है क्या, तो फिर अब तो जान ही गए हैं, नहीं, इसका भी कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। फिर दूसरी बात ध्यान रखिएगा, क्या एक तरह से इसकी सैलरी फिक्स होती है क्या, तो ध्यान रखिएगा नहीं, इसकी सैलरी भी फिक्स नहीं होती है, इसे भी पारिश्रमिक ही दिया जाता है। और इसका पारिश्रमिक कौन तय करता है, तो राज्यपाल करता है। जिस तरह से वहां पर राष्ट्रपति क्या तय करता है, महान्यायवादी की सैलरी या पारिश्रमिक जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा, उसी तरह से यदि आप देखें तो जो महाधिवक्ता होता है उसकी जो सैलरी या कह सकते हैं पारिश्रमिक कौन तय करता है, तो राज्यपाल करता है। जितना काम करेंगे उतना ही एक तरह से क्या होता है, इन्हें एक तरह से यदि आप देखें तो इन्हें पैसा मिलता है। एक और बात कर लेते हैं, अगर इन्हें त्यागपत्र देना है तो त्यागपत्र देने के लिए इन्हें क्या करना होगा, कुछ नहीं, केवल और केवल ये अपना राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। जिस तरह से महान्यायवादी अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है, उसी तरह से अगर इन्हें अपना त्यागपत्र देना है तो राज्यपाल को देना होगा। तो जिस तरह से महान्यायवादी बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता चाहिए, वही उसी तरह से यदि आप देखें तो हाई कोर्ट, अगर किसी को महाधिवक्ता बनना है तो जो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता होती है दोस्तों यही चाहिए। अब यहाँ पर एक लास्ट बातें मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से यदि आप देखें तो महान्यायवादी के संदर्भ में मैंने आपको बताया था, जिस तरह से मैंने आपको महान्यायवादी के बारे में बताया था कि संसद में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है, उसी तरह से यदि आप देखें तो जो विधानमंडल की बात करते हैं, विधानमंडल में क्या होता है, जिसमें विधानसभा या विधान परिषद की बात करते हैं, ठीक है, तो विधानमंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर महान्यायवादी भी वही काम कर सकता है, बैठ सकता है, अपनी बात रख सकता है, सुझाव दे सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता है, किसी भी तरह के वोट वगैरह नहीं दे सकता है। ये बातें याद रखिएगा, किसी भी तरह के वोट को नहीं दे सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ एक लास्ट पॉइंट के बारे में। जैसा कि बात करते हैं, हमने आपको बता दिया महान्यायवादी के बारे में सबसे पहले, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो हमने आपको बता दिया महाधिवक्ता के बारे में, फिर उसके बाद यदि आप देखें तो मैं आपको बताने चल रहा हूँ लास्ट जो पॉइंट है वो है सीएजी के बारे में। सीएजी की बात करते हैं तो इसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के रूप में जाना जाता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। सीएजी के बारे में जो चर्चाएं की गई हैं वो सीएजी के बारे में नियुक्ति, शपथ या सेवा शर्तों की बात करते हैं, आर्टिकल 148 की बात करते हैं तो इसके बारे में चर्चाएं की गई हैं। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 150 में कहा गया संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति या सीएजी की सलाह पर रखना होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। सीएजी की नियुक्ति की बात करते हैं, मैं बता देता हूं, सीएजी जो होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। तो ध्यान रखिएगा सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, तो सीएजी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसकी नियुक्ति करता है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं, इसके कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों, इसका जो कार्यकाल होता है वो ध्यान रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की बात करते हैं, 6 वर्ष या 65 वर्ष की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल होता है। अब 6 वर्ष क्या है, जैसे मान लेते हैं किसी को, सॉरी पहले 65 वर्ष समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति को सीएजी नियुक्त किया गया 62 वर्ष में
तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 65 वर्ष हो जाएगा, तो फिर उसका कार्यकाल खत्म हो गया। अगर मान लेते हैं किसी को एक तरह से 40 साल में नियुक्त किया गया महान्यायवादी, तो 6 साल यानी 46 साल हो जाएगा। 6 साल अगर आप जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 6 साल में इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ये बातें ध्यान रखिएगा। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 5 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। अगर इन्हें अपना त्याग पत्र देना है तो किसे देंगे, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। चलिए आज के विषय में अगर आप देखें तो हमारी जो चर्चाएं हुई हैं, अगर आप देखें तो हमने आपको बता दिया महान्यायवादी के बारे में, हमने आपको बता दिया राज्य के महाधिवक्ता के बारे में, हमने आपको बता दिया सीएजी के बारे में दोस्तों, और साथ ही साथ हमने इसके कार्यकाल वगैरह के बारे में भी बता दिया। अगर आपको कोई बिंदु लगता है कि छूट गया है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, उस बिंदु को मैं कवर कर दूंगा। या एक तरह से क्वालिटी की एक लास्ट वीडियो हमारी आएगी बाद में, जो बिल्कुल वन लाइनर के रूप में होगी, या इधर उधर की जो चीजें होंगी, छिटकी विटकी जितनी भी चीजें होंगी कह सकते हैं, तो विविध वाला भी हमारा एक टॉपिक आएगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इधर उधर से छूटी हुई होती हैं, तो वो चीजें मैं एक जगह पर कवर कर दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। दोस्तों पॉलिटी की लगभग लगभग यदि आप देखें तो पूरी क्लास हमारी खत्म हो चुकी है। अब आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक मैं आपको और बताऊंगा। फिर उसके बाद पॉलिटी से संबंधित जो इधर उधर की कुछ बातें होंगी, 1 या 2 क्लास में मैं उसे पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। और एक फाइनल क्लास आएगी, वो होगी आर्टिकल की। कुल मिलाकर जितने भी आर्टिकल अभी तक है वे सारे आर्टिकल को मैं एक बार में पढ़ा दूंगा। क्यों मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि आर्टिकल को एक साथ अगर मैं पढ़ाऊंगा तो उसी समय आपको सारी बातें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी बातें मैंने आपको दिया है या जितनी भी बातें मैंने कवर किया है क्वालिटी से, अब इससे बाहर से चीजें नहीं आएंगी। अगर आप देखें तो हमने आपको पढ़ाने कहां से पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो ध्यान रखिएगा, हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था जहां से कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से हमने शुरू किया था। यानी कि कह सकते हैं हमने आपको संसद पढ़ाया, फिर उसके बाद हमने आपको कार्यपालिका थोड़ा पढ़ाया, फिर उसके बाद हमने आपको अगर आप देखें तो हमने आपको पढ़ा दिया विधायिका के बारे में यानी कि संसद के बारे में। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो हमने लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, महान्यायवादी, और अगर आप देखें तो महाधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितनी भी चीजें थी वे सारी बातें हमने आपको कवर कर दिया है। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू।